हम लोग को क्या पढ़ना है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। क्या लिया जा रहा है? मतलब इसके अंदर, हाँ खाली हवा नहीं है। इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें हम लाइट को इंसिडेंट करा सकें। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, मेटल है, मेटल। एक मेटल रॉड इधर भी है, इसको भी इलेक्ट्रोड बोलेंगे। एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है। माइनस वाला को कैथोड, आप प्लस वाला को एनोड बोलते हैं ना। अब करते क्या है कि सर्किट को इधर से कंप्लीट करते हैं, एक वायर जोड़ के। बस वायर जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बैटरी अभी लगा नहीं रहे, अभी केवल वायर है, कंडक्टिंग वायर है। अब क्या करते हैं कि इस पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। ये जो रास्ता बना दिख रहा है ना, ऐसे जो बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि इससे लाइट इंटर करे। ठीक है, तो लाइट इससे इंटर करेगा तो इस तरह से इंसिडेंट होगा। मान लो कि लाइट आया, इस पे इंसिडेंट किया। ये जो मेटल हम लिए हैं, तो ऐसा मेटल लेना है कि जिसका वर्क फंक्शन कम हो। वर्क फंक्शन कम होगा तो लाइट एनर्जी लेके आ रहा है कितना? AC अपॉन, या इसी को क्या बोलते हैं, जो कि किससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको अंडरस्टूड है कि क्या हम लिख रहे हैं। तो लाइट एनर्जी लेके आया, इस मेटल पे इंसिडेंट हुआ। तो बताओ लाइट एनर्जी के कारण क्या इससे फोटो इमिशन हो सकता है? अगर इसका वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें बहुत वैरायटी भी होगा। अब इस बात को समझते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में होगा। तो हर वैरायटी का इलेक्ट्रॉन हमको मिलने वाला है। और डिपेंड किस बात पे करता है? फाई पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कोलिजन पे। किस पे डिपेंड करेगा? कोलिजन पे, कि कितना कोलिजन हुआ है। अगर कोलिजन बिल्कुल नहीं हुआ तो जो भी एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा? तो H - 5। टोटल एनर्जी कितना आया? निकलने में कितना खर्च हुआ? तो जो बच गया वही ना काइनेटिक में जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका होगा? जो बिना कोलिजन के निकला होगा। जो एकदम टकरा टकरा के थक के निकला है, बस निकल ही गया है, बाकी कुछ उसके पास बचा, तो उसको क्या बोलेगा? और टकरा टकरा के निकला है तो मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ लूज भी किया है, तो दोनों के बीच में। अब यहां पे इसको समझिए, इस यहां पे हम कैसे दिखाएंगे कि यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल के जमा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल के जमा हो जाएगा, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो रहेगा। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी रहेगा कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो यहां से निकल के इस मेटल की तरफ चलेगा और ये सर्किट में फ्लो कर जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो किया तो बताओ इसके वजह से करंट का भी तो फ्लो हो गया, जिसको क्या बोलेंगे हम?
फोटो करंट। देखिए बिना बैटरी के काम चल रहा है ना, बिना बैटरी के करंट फ्लो हुआ है ना, लेकिन क्या ये करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा? नहीं बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला ही इलेक्ट्रॉन केवल फ्लो कर रहा है। अब आप सोचो कि डाटा आपको बताया गया है कि 10,000 फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलता है टोटल। अभी 50 इलेक्ट्रॉन में से हम मान ही सकते हैं कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन जो होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। यह समझने वाला पॉइंट है कि 10,000 फोटोन आया तो निकला कितना? अब 50 में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला कितना है? तो मात्र 5 से 10 इलेक्ट्रॉन के ही कारण इसमें करंट का फ्लो हुआ है। तो क्या ये करंट बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? आप ये समझ सकते हैं। अब आप सोचिए, आगे समझते हैं। हम इसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन बस निकल गया है, चलने का क्षमता नहीं है, हम उसको बोलते ही बहुधा इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलते हैं इसको? अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में फ्लो करे तो बहुधा इलेक्ट्रॉन को हमको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्योंकि इसके पास तो एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल, ये तो जीरो हो गया है ना। अब इसको अगर मान लो हम इसको फ्लो कराना चाहते हैं तो बिना एनर्जी दिए क्या ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अब एनर्जी इसको कैसे दें? तो एनर्जी देने के लिए हम लोग को बैटरी चाहिए। क्या चाहिए? तब हम यहां पे क्या करेंगे? बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो हम यहां पे बैटरी लगाते हैं। बैटरी कैसे लगाते हैं? इधर लगाएंगे हाई पोटेंशियल। क्या लगाएंगे? इधर हाई, इधर लो पोटेंशियल। बताओ, हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। प्लस क्या होता है? हाई पोटेंशियल। और माइनस क्या होता है? लो पोटेंशियल। इसका मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, ये बस एक सिंबल होता है कि प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब। तो प्लस जिसके साथ जुड़ेगा, ये एक मेटल रॉड है, ये एक मेटल रॉड है, तो बताओ प्लस जिसके साथ जुड़ेगा ये हाई पोटेंशियल पे रहेगा ना, तो इसको हम एनोड बोल सकते हैं। इस पे कैसा चार्ज रहेगा? चार्ज नहीं, पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल रहेगा? अब पोटेंशियल पॉजिटिव है तो चार्ज भी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो इस पे माइनस रहेगा। इसको हम कैथोड बोल सकते हैं, इसको हम एनोड बोल सकते हैं। क्या सही चल रहा है सब कुछ? अब ये बैटरी जो लगाएंगे वो वेरिएबल रहेगा। कैसा रहेगा? बैटरी में एरो मार दिए, वेरिएबल बैटरी हो गया। बैटरी में एरो मार दिए, अब यहां पे अपने हाथ में है, आपको जितना मन करता है बैटरी का वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। आपका जितना मन करता है बैटरी का वोल्टेज। बताओ, बैटरी का वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? अगर इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हाई पोटेंशियल और हाई होगा और लो पोटेंशियल और लो होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? क्या आप ऐसा जानते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है? ऐसा पता है? तो अगर ये दो पॉइंट के बीच में एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से प्रोड्यूस होता है और लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। बोलिए, सही है यहां तक? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रख दिए? जो कि बहुधा है, इसके पास एनर्जी रुका हुआ है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इसके अपोजिट। किधर फोर्स लगेगा? क्या ये सब समझते हो बात? समझते हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको जो बता रहे हैं दिमाग में सीधा सीधा बैठा हो। फिर से सुन लो एक बार। दो मेटल रॉड था, स्टार्टिंग में बैटरी था नहीं था ना, डायरेक्ट इस पे लाइट लाए जिसका एनर्जी कितना था, या जो किससे ज्यादा है? तो अगर लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? क्या इलेक्ट्रॉन का वेराइटी एक है? इलेक्ट्रॉन का वेराइटी देखो सामने है, कुछ 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 दोनों के, तो मतलब हर वेराइटी का यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बताओ, करंट का जो फ्लो हुआ वो किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी जिसके पास मैक्सिमम है उस इलेक्ट्रॉन के कारण ही केवल ये करंट का फ्लो होगा। ये भी आप समझे? बताओ, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रुका हुआ है। इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब रेस्ट में है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। कुछ एनर्जी है, कुछ का जीरो, कुछ का दोनों के बीच में, कुछ का। तो जिसके पास मैक्सिमम है वही ना फ्लो करेगा।
और उसके वजह से करंट मिला हमको, लेकिन जो करंट मिलेगा बहुत कम की ज्यादा। हम क्या चाह रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला है सबको फ्लो करा दें। तो सबको फ्लो कराने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी के लिए किसको लगाए? अब बैटरी कैसे लगाए ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हाई पोटेंशियल को इधर जोड़ना है और लो पोटेंशियल को इधर जोड़ना है, ठीक है। अब बताओ हाई पोटेंशियल को जोड़े तो ये हाई पोटेंशियल चला गया, आई वाला। अब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, आज जितना आप चाहेंगे उतना क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी कैसा है? वेरिएबल है। अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। क्या क्लियर है? तो बताओ जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है किधर अट्रैक्ट होगा? हाई पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब इधर भागना शुरू करेगा। एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा हमको जिसपे सब का सब फ्लो कर जाएगा। बोलो, ऐसा वोल्टेज मिलेगा। अगर सब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया और उसके बाद भी आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, टोटल जितना फोटो इमिशन में जितना इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था, अगर वो सब सर्किट में फ्लो कर गया और उसके बावजूद अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट, उसका कोई फायदा होने वाला उसका फायदा बस यही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है वो तेजी से भागेगा। नया इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? जितना निकला था सब फ्लो कर गया, तब बैटरी के वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा था? लाइट। अगर लाइट का इंटेंसिटी हम बोले I1 है, लाइट का इंटेंसिटी, तो I1 इंटेंसिटी पे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तो कुछ फिक्स होगा कि I1 इंटेंसिटी पे N1 निकला, N1 सबको हम फ्लो करा दिए, उसके बाद बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो कोई फायदा होगा क्या? इतना बात समझ में आया तुम्हारे? अब देखो, अगर इस समझ में आया है तो इसी को हम ग्राफ से समझेंगे। जो एक्सप्लेनेशन अभी आपको दिए हैं इसी एक्सप्लेनेशन को आप ग्राफ से समझिए। हम ग्राफ बनाते हैं करंट और वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज का। बताओ क्या बताएगा? तुम ही बताओ। 0 वोल्ट पे करंट का फ्लो होगा? बोलते बोलते यहाँ पे नसवा टाइट हो गया है, और टोनी रे बोकवन कहता नहीं है। ऐसे पढ़ाई होता है वो? अब के ना सब कुछ एकदम क्लियर समझाए, तो अभी कैसे याद हो गया? अभी तो बोला कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में बैटरी था क्या? नहीं ना था, करंट नहीं था। तो 0 वोल्ट पे भी करंट है लेकिन कम है। तो ग्राफ देखिए, शुरू कहां से होगा? ये ओरिजिन मानते हैं, तो 0 वोल्ट पे कुछ करंट है, तो क्या यहां पे दिखा सकते हैं? समझ में आया पॉइंट? बताओ इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? 0, क्योंकि वोल्टेज तो इस पे है ना, तो ये कहां पे आके मिल रहा है? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे तो 0 होता है वैल्यू, लेकिन बताओ वोल्टेज 0 है लेकिन करंट 0 है। करंट इसी पे लिए हैं, तो करंट तो 0 से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 वोल्ट पर करंट कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ? सही है। तो 0 वोल्ट पे कुछ करंट हमको मिला, इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर दिए। अब बताओ ये सब जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन था जिसको क्या बोलते हैं? बहुधा, इसको फ्लो कराने के लिए किसको लगाया? अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा, तो सुनो पहले हल्के वोल्टेज दिए, हल्का मैंने कम, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के ठीक बगल में इलेक्ट्रॉन आता पहले वो फ्लो कर देगा। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाए तो इसके अगल बगल और होगा, वो फ्लो करेगा। एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे रुका हुआ सब फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। सही बात है। एक वोल्टेज पे आके सब करंट, सब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने का कोई फायदा? देखो ग्राफ, सही है। देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं क्या करंट बढ़ रहा है? देखो देखो, मान लो V1, V2, V3 दिख रहा है। V1 पे कुछ करंट है, V2 पे कुछ और बढ़ा, V3 पे दिख रहा है ना कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट। यहां पे लॉजिकल समझ में आ रहा है कि थोड़ा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जिसके पास थोड़ा बहुत एनर्जी था वो पहले फ्लो करेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे और कुछ और फ्लो करेगा, अब फाइनली किसी वोल्टेज पे सब फ्लो कर जाएगा, उतना एनर्जी उसको मिल गया। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसा दिखा रहे हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे बोलो, सही है। इस वोल्टेज को यहां पे दिखा देते हैं। अरे जिस वोल्टेज पर टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है उसको बोला जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ, क्या बोलते हैं, बस नाम है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब सुनो आगे आगे। अब आगे हम वोल्टेज, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम वोल्टेज अभी भी बढ़ा रहे हैं, सब फ्लो कर गया तब वो। तो बता, अब वोल्टेज बढ़ाने का कोई फायदा होगा क्या? देख लो, इसके बाद ग्राफ सैचुरेट कर गया, इसके बाद भी वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या ये ग्राफ क्लियर है? ये ग्राफ किसके लिए बना? करंट नहीं है, इंटेंसिटी है। I1 इंटेंसिटी पे जितना इलेक्ट्रॉन निकला था उसके लिए ग्राफ है। अब हम आगे बात करते हैं। हम इंटेंसिटी को I1 से बढ़ा के I2 कर दिए। इधर ध्यान दो, इधर पूरा फोकस इधर रखो, ऐसे ही मत करो। I1 से बढ़ा के, और I2 का वैल्यू I1 से ज्यादा है। तो आप बताओ, इंटेंसिटी आप बढ़ाए तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटोन ज्यादा आएगा, अब फोटोन ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। ये पहले बात कर चुके हम। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाए हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा है, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फाइनली करंट भी तो बढ़ेगा। सही है, सिचुएशन फिर से वही होगा, बस अंतर ये होगा कि कुछ और इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कि आपको पिंक कलर का दिख रहा है। I1 इंटेंसिटी पे केवल व्हाइट था, उतना इलेक्ट्रॉन था। जब इंटेंसिटी I2 कर दिए तो कुछ पिंक वाला भी निकल गया, तो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हो गया, इसमें कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी बढ़ा होगा, कुछ उससे कम वाला भी बढ़ा होगा, सब बढ़ा होगा, सब मिलजुल के बढ़ा होगा। क्या समझ में आ रहा है? अब इसका ग्राफ देखो, जीरो वोल्टेज पे फिर से करंट मिलेगा सेम कि थोड़ा ज्यादा? थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि I1 इंटेंसिटी पे 5 को था जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, तो जब I2 इंटेंसिटी होगा तो हो सकता है 10 को हो जाए। अरे बोलो, तो बताओ ग्राफ इस थोड़ा ऊपर से, तो देखिए यहां से शुरू कर सकते हैं। बोलिए, इसके बाद करंट का वैल्यू जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ेगा। हो गया? इसके बाद कहां जाएगा? ये सैचुरेट हो जाएगा। बोलिए, क्या ये पिंच ऑफ वोल्टेज का ग्राफ सेम लाइन पे रहेगा? हाँ, क्यों नहीं रहेगा? पहले भी जीरो काइनेटिक एनर्जी था, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी को जितना वोल्ट पे फ्लो करवा दिए थे, अभी भी तो वही होगा। वो वोल्टेज बदलेगा? तो सब कुछ एक एक पॉइंट को क्लियर करो। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो था, मान लो कि 10 वोल्ट पे फ्लो कर गया था, मान लो, तो जब I2 इंटेंसिटी कर दिए तो उसको फ्लो करने के लिए 10 से ज्यादा चाहिए कि 10 पे अभी भी कर लेगा? कर लेगा, क्योंकि पहले 10 वोल्ट पे किया था तो अभी भी करेगा। सही है क्या? तो ये ग्राफ सैचुरेट हो गया। ये किसके लिए ग्राफ है? इंटेंसिटी I2 के लिए। क्या यहां तक समझ में आया? अब इसका सेकेंड पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, बस कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। अब क्या करते हैं कि बैटरी के टर्मिनल को हम क्या पढ़ क्या रहे हैं? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग। तो देखो अगला प्रयोग क्या है। अब हम क्या करते हैं कि बैटरी के टर्मिनल को उल्टा करके देखते हैं कि क्या होता है। क्या करके देखते हैं? तो उल्टा करेंगे मतलब इधर हाई, इधर लो, प्लस वाला प्लस रहेगा। सही है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन तो अभी भी निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है ना, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले हो रहा था अभी भी वैसे हो रहा है, बस अभी समझना है। ई है लो पोटेंशियल। ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है? हाई पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन को किधर जाना पड़ रहा है? तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। तो माइनस, ऐसे भी समझ लो, माइनस माइनस को पास थोड़ी बुलाता है, प्लस ना माइनस को पास बुलाता है। तो बताओ ई भी माइनस ई भी, तो लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो तो पागल हो ले, वो तो इसमें जाएगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा है ना, वो इसको पेनिट्रेट करके पार कर जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब वो एनर्जी ज्यादा है तो इसका रिपल्सन कोई मतलब उससे कोई फर्क उसको पड़ने वाला, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला अभी भी इससे पास होगा, करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। समझ में आ रहा बात? जीरो वोल्टेज पे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है उसको फ्लो कराना है। अब तुम क्या किया कि अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया। अब बताओ, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएगा तो लो वाला और लो होगा, हाई वाला और हाई होगा। तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? पिछले वाला का ठीक उल्टा होगा। मतलब जो अभी रिपेल हो रहा था, रिपल्सन बढ़ेगा कि घटेगा? रिपल्सन बढ़ेगा। आई वोल्टेज नेगेटिव हो गया, पहले पॉजिटिव का बात किए हैं और टर्मिनल उल्टा कर दिए, तब नेगेटिव वोल्टेज हो गया। और नेगेटिव वोल्टेज में अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहां से रिपल्सन बढ़ेगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा? बताओ, ऐसा संभव है कि वोल्टेज बढ़ाते 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 किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे पहुंचे, उस समय बोलेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला को भी जाने नहीं देंगे? ये संभव है कि नहीं है? अभी इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा था, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं था तो पार कर गया, लेकिन जैसे जैसे तुम वोल्टेज इसका बढ़ा दोगे तो ये इसको रिपेल करना शुरू करेगा ना, और रिपेल करना शुरू करेगा, वोल्टेज बहुत हाई कर दिया कि पास कर पाएगा। अब तो एक ऐसा वोल्टेज भी नेगेटिव में हमको मिलने वाला है जिस वोल्टेज पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया जाएगा और सर्किट में करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या ये ऐसा संभव है? देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ग्राफ में आगे बात करते हैं। थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। बताओ, जीरो वोल्टेज पे कुछ करंट का फ्लो हो रहा था ना, जैसे पहले हो रहा था, तो ये ग्राफ जीरो पे तो सेम रहेगा। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा सर्किट में करंट का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि यहां से रिपल्सन शुरू होगा, तो रिपल्सन शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? तो देखिए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे नेगेटिव में, करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे, मतलब एक वोल्टेज पे, देखो इसने इन पॉजिटिव था, ये जीरो था, इधर इधर नेगेटिव में एक वोल्टेज का वैल्यू तुमको मिला, मान लेते हैं इसको वी नॉट। क्या मान लेते हैं? इस वी नॉट वोल्टेज पे सर्किट में करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग पोटेंशियल। तीन नाम बोले, कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तीनों का मतलब सेम है। तो यहां पे एक वोल्टेज पे, नेगेटिव वोल्टेज पे सर्किट में करंट का वैल्यू बताओ जीरो हो गया। नेगेटिव वोल्टेज है, वोल्टेज यहां पे बताओ करंट कितना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस का वैल्यू, तो जीरो मिल गया। अब तुम बताओ इसका ग्राफ इसी पॉइंट पे मिलेगा कि आगे बढ़ेगा? जहां पे थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है वहां पे तुम्हारा कहानी खत्म हो जाता है। चम्मच से खाता है रे, बोलो जल्दी। थोड़ा सा सोचो तो सही, किसको किसको लगता है सेम रहेगा सर? तो बस इतने लोग को समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो बस बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, ये वोल्टेज का वैल्यू सेम होगा कि अलग होगा? ये डिपेंड बस एक के बात पे करेगा ना कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला को ही रिपेल करके जीरो किया है। तो बताओ I1 इंटेंसिटी और I2 इंटेंसिटी पे क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू चेंज हुआ है? एनर्जी बदलता है इंटेंसिटी से कि फ्रीक्वेंसी से? तो इतना बुद्धि काम नहीं कर रहा तुमको? तो कहां पे आके मिलेगा? इसी पॉइंट पे। ऐसे तो हम सीधा सीधा बना दिए हैं, एनसीईआरटी देखा तो इसे सांप पोजिशन बनल है। हाँ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व दिखाया गया है, लेकिन तुम समझ पा रहे हो ना, तो बस सही है, समझना इंपॉर्टेंट है।
किताब आपके पास है ना, आप उसको खोल के देखो, ग्राफ ऐसा मिलेगा। है ऐसे सीधा सीधा है पूरा, हल्का टेढ़ा है ना, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट दिमाग में गया। तो ये एक केस था, ये केस 1 डिस्कस किए हम, किसके लिए? इंटेंसिटी के लिए। अगला केस किसका आएगा? फ्रीक्वेंसी के लिए। इंटेंसिटी को चेंज करने पे, बैटरी के टर्मिनल को बदलने पे क्या क्या हो सकता है, सब समझ में आया? लिखो। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है जी? कट ऑफ वोल्टेज, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल माने वोल्टेज, समझ रहे हो ना? हाँ, वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस। कट कट ऑफ वोल्टेज। ये लैंग्वेज बदल बदल के कुछ भी लिख के दे देता है। किसी में लिख देगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसी में लिख देगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, किसी में लिख देगा कट ऑफ वोल्टेज। तो समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। ये है क्या? मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज at which current in the circuit becomes zero. लिखो, the maximum negative potential at which fastest kinetic energy electron, the maximum negative potential, the maximum negative potential at which fastest kinetic energy electron will repel by anode. उसका नाम एनोड था ना, लेकिन पहले प्लस था। रिपेल्ड बाय एनोड is called as a stopping potential. यहां से भी एक फॉर्मूला आपके पास आएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आएगा। क्या आएगा? देखिए, बताओ, सुनो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टेज पर, जिस नेगेटिव वोल्टेज पे रिपेल किया गया है, उसी का नाम, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जिस नेगेटिव वोल्टेज पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को भगा दिया गया है, रिपेल कर दिया गया है, उसी का नाम क्या है? तो जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, क्या ठीक इसके बराबर बैटरी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन किया होगा? तभी ना रिपेल कर पाया होगा। तो बैटरी का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर रहा होगा, तभी ना पॉसिबल है। अब बैटरी का वर्क डन कितना होता है? Q इंटू वी। अब Q के जगह पे E है, इलेक्ट्रॉन है। अब E कितना लिए हैं? V नॉट। तो बैटरी का वर्क डन कितना हो गया? तो EV नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? के ई मैक्स के बराबर। अब सवाल में क्या न्यूमेरिकल क्या बना के दे देगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे देगा, अब बोलेगा बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कुछ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्या कर देना? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। एनर्जी को नापते हैं जूल में और कुछ में, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। क्या बचा? भी मने वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई खत्म हो गया था, बचा वोल्ट। बताओ पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है कि नहीं? तो ये वोल्ट में आ जाएगा, समझ गए? तो इसको लिख लीजिए।
हो गया। अच्छा ये बताओ, इस एक्सपेरिमेंट में हम वैरी किसको करा, इंटेंसिटी को कि फ्रीक्वेंसी को? दिख रहा है ना, I1 I2 का ग्राफ है। एक इंटेंसिटी I1 के लिए बनाया गया, एक इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का बात नहीं किए, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था। तो दुए को कैसे बनता है, एक बार इंटेंसिटी को वेरी कराना, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना, अगला बार फ्रीक्वेंसी को वेरी कराओ इंटेंसिटी को। तो तुम जो पहले लिखे हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ब्रैकेट में लिख दो, जो हेडिंग लिखे है ना उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ठीक है, लिख ले, केस 2 लिखो, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। गर्मी लग रहा है क्या? लगना चाहिए, लिखो एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, at constant intensity and variable frequency। अब क्या करना है, इंटेंसिटी को फिक्स कर दो। तो देखो अब फिर से 10 मिनट के लिए यहां पे देखो सब कुछ सुन लेना, तब आपको हम फिर से नोट करने का मौका देंगे। देखिए यहां पे देखने के लिए बोले हैं, बात करने के लिए नहीं बोले हैं, इधर ध्यान दो। दे रहा इधर ध्यान, लाइट का इंटेंसिटी आई फिक्स हो गया, आई क्या हो गया, कांस्टेंट कर दिए। आज जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी कितना रखते हैं, ν1, ठीक। तो एनर्जी कितना होगा, जो किससे बड़ा है, तो फिर से सिमिलर फेनोमेना होने वाला है। बताओ अगर 5 से बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कौन निकला, दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ही जमा होता है ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, दिखाई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, धुआं जैसा होगा, बहुत सारा जमा हो गया तो कुछ लगेगा कि कुछ डेंसर चीज आ रहा है, और रहता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर से सिमिलर फेनोमेना होने वाला है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी वो फ्लो करेगा, उसके वजह से करंट कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी कैसे लगाए थे, पहले क्या लगाए थे, इधर इधर, अब बैटरी कैसा था, वेरिएबल। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वो तो फ्लो कर गया, अब बाकी सब रुका हुआ है, उसको भी फ्लो कराना था ना। तो क्या करेंगे, फिर से वोल्टेज तो करंट, बोलो बोलो जल्दी, क्या बोल रही है, हाँ तो उतना समझ लो, ये हाई पोटेंशियल थी पहला सही वाला, समझ गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास एनर्जी है ही नहीं वो कैसे पास होगा, तो उसको पास कराने के लिए कौन है, तो इसका मतलब जीरो वोल्टेज पे फिर से करंट मिला। देखो इधर ग्राफ, देखिए इधर, ये लड़का है क्या कर रहा है, जीरो वोल्टेज पे कुछ करंट मिला,
वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। ठीक सिमिलर वे में सही चल रहा है, यहाँ ग्राफ बन गया। ये किसके लिए बना? फ्रीक्वेंसी ν1 के लिए। अब फ्रीक्वेंसी तुम ν1 से बढ़ा के कितना करो? ν2। ν1 से फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, जो कि ν1 से क्या इंटेंसिटी बढ़ा है, तो क्या फोटोन बढ़ेगा? अरे हाँ बोले थे तो कौची बोले थे ये नहीं पता है, बस बोले थे ही पता है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ। तो अगर इंटेंसिटी नहीं बदला है तो फोटोन भी। क्लियर है? अगर इंटेंसिटी नहीं बदला है तो फोटोन भी पहले जितना आ रहा था अभी भी उतना ही आएगा। आप किसको बदले हैं? तब फ्रीक्वेंसी को मतलब होता है एनर्जी से, नंबर से उसको मतलब नहीं है। E बराबर होता है hν, तो उसको एनर्जी से ना लेना देना है कि नंबर बढ़ा जाएगा? नहीं, नंबर नहीं बढ़ेगा। तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज की हो, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो जितना फोटोन पहले आ रहा था ना अभी भी उतने आ रहा है, लेकिन अब जो फोटोन आ रहा है वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक है। समझ में आया बात? पहले जो फोटोन आ रहा था मान लो 50 को आ रहा था, तो अभी भी 50 को आएगा, लेकिन पहले वाला ये फोटोन के पास एनर्जी अगर 10 जूल का था तब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ही हो सकता है कि 15 जूल का आ रहा होगा। बस ये अंतर हुआ है। समझ में आया बात? तो अंतर किसका है? एनर्जी का अंतर है। तो बताओ एनर्जी ज्यादा होने से क्या हो गया? क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाएगा? नहीं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। और उसका कारण कुछ अलग है। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन यहां पे फोटोन बढ़ा नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन कुछ बढ़ेगा। कारण कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा रहा होगा ना जो यहां तक पहुंच गया होगा और निकलने से बच गया होगा, मतलब निकलने से रह गया होगा, बस निकलते निकलते रह गया। अब ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है तो ये संभव नहीं है कि जो निकलते निकलते रह गया वो निकल जाएगा। बोलिए, ν1 फ्रीक्वेंसी पे अगर 50 को फोटोन आया था, अब 20 को इलेक्ट्रॉन को निकाला था। एक डाटा बस ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं तुम लोग? लिखने का मौका मिलता है ना, मेरा बतवा सुनो, सुनना इंपॉर्टेंट है। 50 को इलेक्ट्रॉन आया था कितना फ्रीक्वेंसी पे, तो कितना निकला था? 20 को। मान लो जब फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया? ν2, तो 20 की जगह 22 नहीं निकल जाएगा? निकल सकता है ना, क्योंकि एनर्जी बढ़ के आ रहा है। एनर्जी बढ़ के आ रहा है तो कोलिजन में जो एनर्जी लॉस्ट हुआ था उसके पास एनर्जी बचा रहेगा, उसको निकाल देगा। समझ में आया कि कैसे ज्यादा होता है? तो सुनो, अब इसका ग्राफ समझो। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ν2 पे, और स्टार्टिंग में तो बैटरी है ही नहीं, 0 वोल्टेज, तो ν2 फ्रीक्वेंसी पे भी करंट का फ्लो होगा। क्या इतना ही होगा कि थोड़ा ज्यादा होगा? थोड़ा ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बताए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल के लेके निकल रहा था, मान लो 20 को में से 5 को मैक्सिमम वाला था, और जब ν2 फ्रीक्वेंसी करेगा तब 5 की जगह 7 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो 0 वोल्टेज में भी करंट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 0 वोल्टेज पे करंट बढ़ेगा तो थोड़ा ग्राफ ऊपर से जाएगा, जाएगा। लेकिन बताओ फाइनली जो करंट का फ्लो होगा फाइनली वो ऑलमोस्ट तो सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट। तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा लेकिन फिर से आके मिल वहीं जाएगा, इसी लाइन पे जाएगा। दिख रहा है? अप्रोक्सीमेटली सेम गया है, क्योंकि ज्यादा नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ये बताओ, ये ν1 पे था ना, इधर नहीं लिखते ν1, अब ν1 का लिखने का डायरेक्शन चेंज करेंगे ग्राफ। लेकिन एक रेड और एक व्हाइट दिख रहा है आपको कि थोड़ा ऊपर गया, लेकिन लगभग सेम है, दोनों सेम लाइन पे जाएगा। अब बैटरी को उल्टा करके सोचो, बैटरी को क्या करो? उल्टा करो। तो इधर कौन होगा? इधर कौन होगा? हो गया, बैटरी उल्टा हो गया। इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? अब बताओ, रिपल्सन शुरू होगा। रिपल्सन शुरू होगा तो बताओ ν1 फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा था कि ν2 पे? ν2 पे, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, अब फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी ν1 पे ज्यादा एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन का कि ν2 पे? पक्का बात है। अगर ν1 पे एनर्जी कम है और ν2 पे एनर्जी, तो ν1 पे जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था उसको रोकने के लिए वोल्टेज भी कम देना पड़ेगा नेगेटिव में,
और न्यूट्रू वाला को रोकने के लिए ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो अब ग्राफ क्या सेम पॉइंट पे मिलेगा कि अलग अलग? अलग। तो ये जो ग्राफ है ये न्यू1 का मान लो वी नोट मान लेते हैं, और जो न्यू2 वाला होगा वो यहां आके मिलेगा। तो इसको मान लो वी नोट है, इसको मान लो वी नोट डैश। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? आई किसके लिए है? क्या ये भी ग्राफ समझ में आया? तो देखो दोनों ग्राफ में कुछ बेसिक डिफरेंस है और डिफरेंस आपको समझना है। क्लियर है? बना लो। तो देखिए इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी बता रहे हैं। लाइट का एनर्जी कितना पार्ट में यूज होता है? पहला। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। बताओ एच न्यू, इसको लिख सकते हैं एच न्यू टी एच, बोलो लिख सकते हैं ऐसा। इसको क्या लिख सकते हैं जी? ये भी सही है। अब आप क्या करो कि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो। ये ऐसे, इसी को हम बोल सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। अब इसकी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से डिवाइड। तो क्या लिख सकते हैं? एच बाई ई आई इंटू में न्यू लिख सकते हैं, बराबर एच बाई ई आई इंटू में न्यू टी एच। ये आई से क्या लिख रहा है? इसको ऐसे लिख दो क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट है। तो एच न्यू टी एच अपॉन ई। इसमें न्यू वेरी करा सकते थे, अभी कराए थे। ये लाइट का एनर्जी है, ये लाइट का फ्रीक्वेंसी है, तो ये वेरी करेगा। ये बताओ वर्क फंक्शन है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी वेरी करता है क्या? ये तो कांस्टेंट होता है ना। अब प्लस वी नॉट, प्लस में क्या लिखेंगे? बताओ इसको इस तरफ ला सकते हैं तो क्या बनेगा? वी नॉट बराबर एच बाई आई इंटू माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई। क्या इसको देख के कुछ फील आया? नहीं आया? निशान सर का नाम बुला रहा है तुम लोग। y इक्वल टू एम एक्स प्लस मिला। इसको y मान लो। देखो वेरिएबल, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, तब वेरी करेगा वी नॉट और न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या ये सब बदलने वाला चीज है? तब बदलने वाला कौन हुआ? न्यू। और इसको क्या मान लिए? तो इसको बना दिए एम एक्स प्लस। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? आई क्या है? कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसका ग्राफ अगर खींचा जाए, वाई पे किसको लिए हैं? एक्स किसको माने हैं? ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ। ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, नेगेटिव में है तो देखो नेगेटिव में कट रहा है। इसका वैल्यू कितना है? एच न्यू टी एच। नेगेटिव तो है, ये है तो दोबारा लिखेगा नेगेटिव एच न्यू टी एच डिवाइडेड बाई ई। आई क्या हो गया? स्लोप। इसको बोलते हैं थीटा। अब थीटा में क्या लगा लो? टेन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं? एम स्लोप। टेन थीटा स्लोप क्लास 11th में पढ़ाए थे हम। तो स्लोप हो गया। और स्लोप का वैल्यू कितना है? एच बाई। एनसीईआरटी का किताब देखना, डायरेक्टली स्लोप पे सवाल है। आपको दिया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में स्लोप इतना है तो प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होगा? तो स्लोप गिवन है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट निकल गया। क्या ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? तो ये यहां तक आपको समझ के जाना है, आपसे सब सवाल बन जाएगा। क्लियर? तो इसको छाप लो। तो एक टॉपिक और है इसमें, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। जर्मर
एक्सपेरिमेंट है डेविसन जर्मर। हाँ जर्मर, एक साथ बोलोगे तो जर्मर, अलग अलग बोलो तो जर्मर। किताब खोल लो, किताब एनसीईआरटी, लास्ट देखो, लास्ट लिखते रहिए और किताब का लास्ट पेज देखिए तो आपको मिला डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। वो पता है एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था? कुछ आइडिया है उसके बारे में? जी देखो, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक एक चीज दिमाग में क्लियर रहेगा तो एनसीईआरटी का सवाल आप बनाओ, सब बनेगा। अगर थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन है, सबसे पहले जाके वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट समझना, और उसके बाद एनसीईआरटी लेके बैठना 1 घंटा। आज शुरू से बनाओ, जहां तक बना सकते हो बनाओ। कैसा समझ में आया ये बताओ पहले। किसको किसको लगता है कि पूरा समझ में आ गया सर, फील आया है? तो उन्हीं के कोची आया है, बाकी के तुमको समझ में आया हो? विपिन कुमार, सही में तू रास्ता पे आ गया है कि अभी भी किनारे किनारे चल रहा है? वीडियो देखता है, क्लास डेली आओ। पीछे वाला देखता है, देखा करो, अच्छी बात है। तुम्हारे गांव से पिछला बार के लेकर पढ़ने आता था? तुम्हारे गांव से 5 को आता था, समझा? फर्स्ट तो लगता है कि सबका है, लेकिन सबसे बढ़िया नंबर एक बच्चा का है, 420 के आसपास है ना, राजगुप्ता जिसका नाम था। उसका सबसे बढ़िया नंबर कहाँ आया पता है? एक तो पहला वही था, रेगुलरिटी। पहला तो सब में ही कॉमन, जो भी टॉपर है एक चीज कॉमन मिलेगा, रेगुलर। आज तक में जितना भी दिन से हम पढ़ा रहे हैं, एक चीज कॉमन देखे कि जो बच्चा एकदम रेगुलर क्लास किया है वो टॉपर में हमेशा रहा है। ऐसा कोई नहीं मिला कि जो रेगुलर क्लास नहीं था टॉपर गया, ऐसा नहीं हुआ। तो पहला कंडीशन तो वही है। दूसरा कि जब भी क्लास में, हम अपना क्लास में तो देखते थे, बाकी का तो नहीं पता, यहीं पे बैठता था, यहीं पे फर्स्ट बेंचवा पे अकेले बैठा रहता था, कभी कभी 2 को रहता था, और चुपचाप चश्मा लगा के इसे देखते रहता था, चुपचाप। हाँ, तो चुपचाप बैठ के सुनोगे तना दिमागवा में कुछ जाएगा। तो दूसरा चीज ये हुआ कि क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो देखते हैं क्या, कभी ओका से बतिया रहा है, कभी ओका से हुर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन है। तो उससे बचो, क्लास में रेगुलर रहो। बाकी ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, एनसीईआरटी बनाने के लिए देते हैं, उतना बना लो, तुम भी टॉप कर जाओगे। टॉप करना आजकल का एकदम सिंपल हो गया है। तो रास्ता को जो बता रहे 2-3 चीज़ को फॉलो करो, और फॉलो करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। कुछ बच्चा रेगुलर है, कुछ बच्चा रेगुलर है, और जो नहीं है से हो जाओ। सबसे खत्म हुआ है लास्ट बेंच। हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं अंकुर, पढ़ता भी नहीं है, क्लास भी नहीं आता है, और तुमको बोले एक दिन बहुत पीटेंगे तुमको।
कहाँ गया था परसों? परसों क्लास आया था? कहाँ गया था? हंस रहा हो, कोई बात है क्या? कहाँ गया था बोलो जल्दी। कोई जवाब नहीं है। घर पे था। कौन जी कह रहा है? वाटर पड़ गया था। एक साल के बाद वाटर पार्क बंद हो जाएगा? अकेले गया था कि किसी के साथ में? झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहा है। बैठो, क्लास रेगुलर करो। लिख लिए? लास्ट पेज देखो, लास्ट पेज देखो एनसीईआरटी का, देखो बस क्या लिखा हुआ है ना? जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, ये दोनों आदमी है। आदमी है नहीं था। सुनो, इतना नालायक आदमी होता है जी बताओ? साइंटिस्ट ना था जी, कुछ तो रिस्पेक्ट कर लिया करो। अरे नाम में क्या रखा है? देखो, नाम तुमको बनाना पड़ेगा। नाम रख लिया जर्मर, लेकिन नाम बना लिया, समझ रहा ना? नाम मिलता है किसी और के द्वारा, बनाना खुद पड़ता है, समझ रहे हो? तो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, एक पॉइंट बस। इस चैप्टर का नाम क्या था? रेडिएशन एंड। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई वेलोसिटी से एक्सीलरेट करवाया है और सामने रख दिया एक टारगेट, निकल टारगेट, और इससे जाके इसको टकराया है, कोलाइड करवाया है। और टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुआ है तो उसका इंटेंसिटी का मेजरमेंट किया है। अब वोल्टेज को मेजर करता था कि कितना कितना वोल्टेज पे हम एक्सीलरेट करवा रहे हैं। सुन रहा है मेरा बात? कितना वोल्टेज पे उसको एक्सीलरेट करवाया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कोई स्पेसिफिक वोल्टेज पे 54 वोल्ट शायद है, डाटा देखना अगला पेज में। 54 वोल्ट 50 डिग्री, डिफ्रैक्शन एंगल है 50 डिग्री, और वोल्टेज का है वैल्यू 54 वोल्ट। हाँ, 44 से 68 वोल्ट के बीच वैरी कराया, उतना से उतना तक बीच में ही चेंज कर करके देखा है। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कब मिला है? 54 वोल्ट पे। तो 54 वोल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवा किससे टकराए ना, निकेल क्रिस्टल से, तो जो उसका वेवलेंथ आया था, और जो डी ब्रोगली हमको बताया था इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 12.27 अपॉन, तो जो इस एक्सपेरिमेंट से डाटा आएगा, आज जो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ से निकालोगे 12.27 डिवाइडेड बाय, तो 54 वोल्ट यहां रखो, यहां से वेवलेंथ आएगा, और उस एक्सपेरिमेंट से मेजर किया, दोनों का वेवलेंथ सेम था, दोनों का वेवलेंथ। तो बस समझ रहे हो डी ब्रोगली का लेवल क्या है? लेवल समझो, लेवल कहां का आदमी है, कहां पहुंचा हुआ इसका दिमाग है, कि डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, एक्सपेरिमेंट पे ये वैल्यू दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। तो छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का मेन कारण एक है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। आप पार्टिकल के बारे में बोला गया है कि पार्टिकल के पास डुअल नेचर है, एक पार्टिकल और एक, और वही एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया कि इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल लेकिन शो करता है वेव नेचर, दोनों का वेवलेंथ सेम मिला। अब उसमें कुछ याद करने वाला चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लिया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट कौन सी का बना होता है? अंडरलाइन करो, टंगस्टन लिखा होगा। अच्छा एक काम करो, तुम उसको पढ़ के आना कल, पूरा जो लिखा हुआ है ना उसके बारे में उसको पढ़ लेना, हम कल एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। जाइए।